नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम स्नातक के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा इकाई 3 देवनागरी लिपि, नामकरण, स्वरूप, विशेषताएं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थी यह जान पाएंगे कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात है कि हमारे भावों को, विचारों को व्यक्त करने का कार्य भाषा करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इन्हीं विचारों को जब हम लिखते हैं तो लिपि का हम उपयोग कर रहे होते हैं। अर्थात भाषा बोलने और सुनने के काम तो आती ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें लिखना और पढ़ना भी होता है। यह लिखना और पढ़ना लिपि के माध्यम से होता है। अर्थात कहना ये कि हर महत्वपूर्ण भाषा के पास कोई न कोई लिपि होती होगी। विद्यार्थियों, भाषा और लिपि में से कौन पहले, तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि भाषा का विकास पहले हुआ और भाषा के बाद लिपि का विकास हुआ। भाषा का विकास पहले इस रूप में हमको मिलता है कि यह जो व्यवस्था है वो बोलने की और सुनने की प्राचीन व्यवस्था है, लिपि के पहले भी रही, लेकिन उसके बाद जब उस भाषा को ध्वनि चिन्हों के द्वारा, लिपि प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाने लगा, अर्थात उस भाषा को लिपि मिल गई, तब उसको लिखने का भी कार्य शुरू हो गया। भाषा के लिए लिपि का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन यह सत्य है कि किसी भी लिपि के लिए भाषा का होना जरूरी है। अर्थात हम यदि ऐसा कहें कि भाषा आत्मा है और लिपि शरीर, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि लिपि का विकास कैसे हुआ होगा। मित्रों, आप और हम लोग रोज ही कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, विज्ञापन देखते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। क्या इन सभी की भाषाओं से हम परिचित होते हैं? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर अचानक ही हमारे बीच अन्य भाषा में बात करने लगता है तो हम थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, या अन्य लिपि में कोई समाचार पत्र पत्रिका हमको मिल जाए और हम उसे ना पढ़ पा रहे हों, हम उससे अनभिज्ञ हों, तो हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 4000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। इन 4000 भाषाओं में बोलना और सुनना तो होता है, लेकिन इनमें से लगभग 400 भाषाएं ही लिखी और पढ़ी जाती हैं। और इन 400 भाषाओं में जो लिखना और पढ़ना होता है
उसके लिए लगभग 40 लिपियां ही हैं। 40 लिपियों के माध्यम से विश्व की 400 समृद्ध भाषाएं लगभग लिखी और पढ़ी जाती हैं। अन्य भाषाओं में क्या होता होगा? तो अन्य भाषाओं में बोलना और सुनना होता है। अब इन 40 भाषाओं में जिनमें लिखना पढ़ना होता है, ये 40 लगभग 40 लिपियां हैं जिनमें लिखना पढ़ना होता है। और इन 40 लिपियों को हम लिपि पद्धति के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। अर्थात लिखने के क्रम को, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रख करके इन लिपियों को 4 पद्धतियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली जो पद्धति है वह पद्धति है चित्र लिपि की पद्धति है। चित्रलिपि पद्धति का प्रयोग चाइनीज भाषा को लिखने पढ़ने के लिए होता है, मंदारिन भाषा के लिए होता है, और इसमें चित्रों का प्रयोग होता है। इसमें स्वर और व्यंजन की वैसी व्यवस्था नहीं है, चित्रों के माध्यम से इसमें शब्द बनते हैं। दूसरी पद्धति संश्लिष्ट पद्धति है, और संश्लिष्ट पद्धति के अंतर्गत फारसी, अरबी, उर्दू की लिपियां आती हैं। इस लिपि को एंटी क्लॉकवाइज, या यूं कहें कि दाहिने से बाएं की तरफ ये लिखी जाती है, और इनमें वर्णों की सहायता से शब्द लिखे जाते हैं। वर्णों के हिस्से इसमें आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम संश्लिष्ट पद्धति कहा गया है। और इसके बाद जो तीसरी पद्धति है वह हमारी ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति है, और इस ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति के अंतर्गत रोमन लिपि आती है। रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। लिखी यह पद्धति, रोमन की जो पद्धति है, यह रोमन पद्धति क्रमशः बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन स्वर और व्यंजन इसमें अलग अलग लिखे जाते हैं। लेखन पद्धति का चौथा प्रकार जो है वो अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि पद्धति के अंतर्गत हमारी देवनागरी लिपि आती है। इसमें लेखन बाएं से दाएं की ओर होता है, और स्वर और व्यंजन को इसमें मिश्रित करके लिखा जाता है। स्वर और व्यंजन इसमें मिला करके शब्द बनते हैं, और उस तरह से इसमें लेखन का कार्य किया जाता है। ये तो 4 पद्धतियां हो गई कि विश्व की जो लिपियां हैं, उन लिपियों में जो लेखन होता है, पठन होता है, उसकी 4 लिपि पद्धतियां मैंने बताई। चित्रलिपि की एक पद्धति है, संश्लिष्ट लिपि की एक पद्धति है, ध्वन्यात्मक लिपि पद्धति है, और अक्षरात्मक लिपि पद्धति है। हमारे देश में लिपि का विकास कैसे हुआ, अगर हम इस विषय पर बात करना शुरू करें तो ठीक हमें वैसे ही याद आता है कि जिस प्रकार हम यह मानते हैं कि संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तमाम देशज बोलियों से होते हुए हम खड़ी बोली और हिंदी और मानक भाषा तक पहुंचते हैं, और उसमें लेखन आदि होता है। उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में भी सिंधु लिपि मिलती है, लेकिन वह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके बाद जो पुरानी लिपि हमारे यहाँ मिलती है, जिससे भारत देश की लिपियों का विकास हुआ है,
वह ब्राह्मी लिपि है। कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा ने बनाई। एक ये अनुमान है कि ब्रह्मा ने यह लिपि बनाई और धीरे से इसका प्रचार प्रसार हो गया। इसके अक्षरों और वर्णों के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और डमरू से 14 सूत्र निकले, वो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, और उससे लिपि का विकास हुआ। क्रमशः अगर हम उन सूत्रों को समझें तो उसमें देवनागरी के स्वर और व्यंजन उन सूत्रों में समाहित हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र है ऐ उण रील ऋक अयोंग अयोज है वरट लण यंगणनम जभई जबगड दश खप छटद चटतव कपय शश सर हल। ये एक माहेश्वर सूत्र है और ये माना जाता है कि इसमें सारे जो देवनागरी के स्वर और व्यंजन हैं वो इसमें समाहित हैं। मित्रों, देवनागरी लिपि के विकास का जो क्रम है वो ब्राह्मी लिपि से शुरू होता है और ब्राह्मी लिपि पहले उत्तर और दक्षिण दो शैलियों में वर्गीकृत होती है। समय के साथ साथ दक्षिण की जो लिपि है वह दक्षिण ब्राह्मी कहलाती है। उस लिपि से दो लिपियां आगे चल करके बनती हैं, एक ग्रंथ लिपि है और एक बट्टे लुट्टू लिपि है। ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत में संस्कृत ग्रंथों को लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी और इसके बाद उससे दो लिपियां और बनी। एक लिपि बनी वो है कन्नड़ जो कर्नाटक में प्रयुक्त होती है और एक तेलुगु जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार बट्टे लुट्टू लिपि जो दक्षिण ब्राह्मी से उत्पन्न होती है उससे क्रमशः तमिल और मलयालम लिपि का विकास हुआ। इधर जो उत्तर ब्राह्मी की शैली है, उत्तर ब्राह्मी के समय में खरोष्ठी लिपि प्रचलन में थी और इसके बाद उत्तर ब्राह्मी से दो लिपियों का विकास होता है, एक कुटिल लिपि और एक गुप्त लिपि। गुप्त काल चंद्रगुप्त इत्यादि के समय में गुप्त लिपि प्रचलन में थी, इसके बाद उसका प्रचार प्रसार आगे नहीं हो पाया। कुटिल लिपि के लेखन में अक्षर टेढ़े मेढ़े होते थे, इसलिए उसका नाम कुटिल लिपि रखा गया। कुटिल लिपि से दो फिर लिपियों का विकास होता है, जिसमें से एक शारदा लिपि है और एक देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि दो तरह से प्रयुक्त हुई, एक विकृत देवनागरी के रूप में और एक मूल देवनागरी की लिपि में। उधर जो हमने बात की कुटिल लिपि से एक शारदा लिपि बनी, शारदा लिपि से टक और कश्मीरी लिपियों का निर्माण हुआ। अब हम बात करें कि जो देवनागरी लिपि है इससे दो वर्गीकृत किए हमने, एक देवनागरी जो मूल देवनागरी है और एक जो विकृत देवनागरी है। विकृत देवनागरी में आप पाएंगे कि उससे उड़िया, बंगला, गुजराती, गुरुमुखी आदि का निर्माण हुआ है। जबकि अगर हम बात करें मूल देवनागरी से तो मूल देवनागरी में भारतीय संविधान में शामिल संस्कृत, नेपाली, संथाली, बोडो, हिंदी इत्यादि, मैथिली इत्यादि जो भाषाएं हैं वह संस्कृत में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से जो लिपि का विकास है वो संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, उसी प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों हो गया। तो उसके विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम केवल यह कह सकते हैं कि जो अनुमान है उसमें से एक अनुमान के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए यह देवनागरी कहलाई। एक दूसरा अभिमत है कि देवनागर अर्थात काशी के लोकजन द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया, उन्होंने लेखन किया, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। एक तीसरा अभिमत यह है कि देववाणी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया है।
देवनागरी के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे लोकनागरी, नागरी, हिंदी लिपि आदि। तो ये हमने अभी आपसे जो चर्चा की वो हिंदी और देवनागरी के स्वरूप को लेकर के, लिपियों के उद्भव और विकास को, और इसके अतिरिक्त हमने नामकरण कि देवनागरी लिपि का देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इन सब पर हमने चर्चा की है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।